हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रिक्शन लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट सीखा था फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के टाइप्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन इस लेक्चर में हम तीनों फ्रिक्शन के टाइप डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और देखेंगे कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, कम होता है, कोई फ्रिक्शन चेंज हो सकता है, कोई चेंज नहीं हो सकता। ये सारी चीजें डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये कुछ एमसीक्यू है, ये आपको सॉल्व करना है। और उससे पहले भी एक बात याद रखो बच्चों, ये जो लेक्चर सीरीज है आपको ऑर्डर में देखनी पड़ेगी। अगर रैंडमली किसी ने इसको क्लिक कर दिया है तो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 2, उसके बाद लेक्चर नंबर 3, तो आपको सब आसानी से और बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है ना। तो पॉज करके ये एमसीक्यू ट्राई कीजिए, इसके क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। हो गया। और एक चीज याद रखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, दिस इज थ्योरेटिकल चैप्टर। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो एमसीक्यू के जरिए हम फील लेने की कोशिश करेंगे या कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं? पाउडर इज यूज्ड इन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में पाउडर डाला जाता है, किस लिए? फ्रेग्रेंस? नहीं। खुशबू के लिए डाला जाता है क्या? नहीं। डेकोरेशन? एब्सोल्युटली नॉट। डेकोरेट करते हैं क्या उसको? नहीं। अब रह गया दो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो आप अगर फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो वो जो आपका कैरम का जो स्ट्राइकर होता है वो मूव होगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। अगर प्रॉपरली वो मूव नहीं हो रहा स्ट्राइकर तो उस पे पाउडर होता है, पाउडर स्प्रेड करते हैं, उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। इफ वी प्रेस टू सरफेस टुगेदर देन फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा बच्चों। इमेजिन करो, दो सरफेस को हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन हिल्स एंड वैलीज। एक सरफेस के हिल दूसरे सरफेस के वैली में ऐसे लॉक हो जाते हैं, तो अगर हम उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, तो क्या आएगा? इफ यू प्रेस द टू सरफेस टुगेदर देन फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस बिकॉज ऑफ absence ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों देखो, सपोज एक सरफेस है और उस सरफेस पे पूरे केले के छिलके गिरे हुए हैं। ओके, तो उस पे आप चल सकते हो क्या? नहीं, फिसल जाओगे ना। वैसे ही सेम सेम होता है, बर्फ का जो सरफेस होता है वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। देखो बच्चों, जो फ्रिक्शन होता है वो कई चीजों में डिजायरेबल है और कई चीजों में नॉन डिजायरेबल है। तो ये डिजायरेबल चीज है, वी कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसल जाओगे, फिसल के गिर जाओगे, ठीक है। तो absence of सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी कहां गया? अरे, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस बिकॉज ऑफ absence ऑफ फ्रिक्शन। आइस पे फ्रिक्शन नहीं होता। अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज कॉल्ड विस्कस फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं? विस्कस फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, और ये तीनों आज डिटेल में पढ़ेंगे हम, डिटेल में एक एक का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अ कॉइन फ्लिक्ड अक्रॉस अ टेबल स्टॉप बिकॉज ऑफ। अब एक चीज याद रखो, एमसीक्यू में क्या करना होता है? मोस्ट करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। ऐसी बार बार सिचुएशन आएगी जहां पर आपको दो आंसर करेक्ट लगेंगे। जैसे कि देख लो, यहां पर आपको क्या लग रहा होगा? इनर्शिया भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, लेकिन लेकिन फ्रिक्शन इज मोर करेक्ट आंसर। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है ना। किसी कॉइन को हम टेबल पे मूव करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो एक टेबल पे मूव किया हुआ कॉइन किस वजह से रुक जाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इन विच केस फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज लेस। तो वेट रोड, अगर रोड भीगा हुआ है, आप देखोगे बच्चों बरसात में जब पानी गिरता है ना, ओके, तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? जब रोड आपका वेट होता है, मतलब कच्चा होता है, तो वेट रोड क्या करता है? वैलीज को भर देता है। समझ रहे हो? वैलीज को भर देता है, इस वजह से फ्रिक्शन कम होगा और फ्रिक्शन कम होने से एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो अपन, जो पानी है वो लुब्रिकेंट का काम करेगा, इस वजह से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो आपका जो व्हीकल है वो रोड पे प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एंड सम ऑफ द ब्यूटीफुल एमसीक्यूज, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज का जो लेक्चर का हमारा थीम है वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कितने टाइप होते हैं? बेसिकली चार पांच टाइप हमने देखे थे, लेकिन तीन टाइप हमें डिटेल में पढ़ना है। और ये टाइप एज इट इज आपको 12th में मिल जाएंगे, 12th स्टैंडर्ड में एज इट इज मिल जाएंगे। अगर आप 8 में ही इसको बढ़िया से समझ लोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा एंड यू विल बी मोर इजी टू क्रैक द नीट एग्जाम, ठीक है ना। नीट या जेई की जो भी एग्जाम होगी आपकी, उसमें आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले हम रफ एक थीम या एक आइडिया क्रिएट करते हैं। देख लो,
क्या होता है, फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं। पहले पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं, अच्छे से समझ लो। फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। फ्रिक्शन के 3 टाइप जो डिटेल में पढ़ने हैं, अच्छे से देख लो। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। हाँ। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तो उस पे दो फोर्स एक्ट होते हैं, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स, और एक पैरेलल डायरेक्शन में जो मोशन के अपोज करता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देख लो बच्चों, सिंपल से एक आइडिया बिल्ड करने की हम कोशिश करेंगे। आइडिया कुछ इस तरह से बच्चों, इमेजिन करो, इमेजिन करो ये जो सरफेस है, ये सरफेस, दिस इज सरफेस नंबर 1 एंड अदर सरफेस, दिस इज सरफेस नंबर 2। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, किसी को भी 1 कह दो 2 कह दो, कोई मैटर नहीं। ठीक है। अब लग कैसा रहा है, ये सरफेस भले ही आपको स्मूथ लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे, मतलब इसको जूम करके देखोगे, तो आपको क्या लगेगा, ये जो सरफेस 1 है, ये सरफेस कुछ ऐसा होगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो। इसको जूम किया हमने, बहुत जूम किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये जो डिप्रेस पार्ट है इसको वैली कहते हैं। पूरी कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूं मैं, वैली कहते हैं। और ये जो ऊपर आया हुआ पार्ट है, ये जो ऊपर आया हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं हील्स। इसको क्या कहते हैं, हील्स। ये सरफेस है ऐसा। भले ही ये सरफेस आपको स्मूथ लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है अगर इसको आप जूम करके देखोगे। ओके, ये हो गया सरफेस 1। ऐसे ही सरफेस 2 होगा आपका। ठीक है, सरफेस 2 भी सेम होगा आपका, ऐसे ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा सरफेस, मतलब प्लेन होगा क्या, वो नहीं, वहां पर भी क्या होंगे, वैलीज होंगे और हील्स होंगे। ठीक है। अब आपने क्या किया, सरफेस 1 को सरफेस 2 पे ऐसे रखा, तो रखने के बाद क्या होगा, ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कि एक सरफेस के हील्स, समझ रहे हो, एक सरफेस के हील्स दूसरे सरफेस के वैली में ऐसे पैक हो जाएंगे। समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो। ये ऐसे पैक हो जाएंगे, समझ रहे हो आप, ये ऐसे पैक हो गए। ठीक है। अब हमने अभी एक एमसीक्यू देखा था, अगर आपने उसको फोर्स बढ़ाया, ऐसे हुआ, ऐसे किया, तो ये पैक हो जाएंगे बच्चों, पैक हो जाएंगे। तो अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, इसे कहते हैं अप्लाइड फोर्स। इसे क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में पैक होने की वजह से इंटरलॉकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरलॉकिंग बिटवीन, बिटवीन, इंटरलॉकिंग बिटवीन हील्स, हील्स एंड वैलीज, हील्स एंड वैलीज ऑफ टू सरफेस। जो दो सरफेस है ना, वो उन दोनों सरफेस में के हील्स और वैलीज में क्या हो जाएगी, इंटरलॉकिंग होगी। अब ये इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो फिर भी इस डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स एक्ट होगा, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो ये मूव नहीं हुआ, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो गया, उसको कहते हैं 10 न्यूटन। ओके। अब आपने 20 न्यूटन किया, फिर भी मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मूव हो रहा है, बिकॉज ये फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन। अब आपने 30 न्यूटन लगाया, जस्ट मोशन स्टार्ट हुई, जस्ट मोशन स्टार्ट हुई। तो अब देख लो बच्चों, तो ये 30 न्यूटन क्या हो गया, 30 न्यूटन क्या हो गया, 30 न्यूटन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब मोशन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए जितना फ्रिक्शन, जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो इसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गई, एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गई, तो अब ये देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है। मतलब जब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी 10 न्यूटन था, जब आपने 20 लगाया तो ये भी 20 होगा, जब आपने 30 लगाया ये भी 30 है। आप सपोज 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये भी कितना है, 5 न्यूटन है। तो आप जितना फोर्स लगाओगे उस हिसाब से स्टैटिक फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आपको कैसे पता चला ये कांस्टेंट है, तो पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझ लो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, एक बार आपने 30 न्यूटन फोर्स लगाया कि मोशन स्टार्ट हो गई, मोशन स्टार्ट हो गई। अब मोशन स्टार्ट होने के बाद, मोशन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर से ही इस तरह से ये मूव होने लगेगा, मूव होने लगेगा। तो एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा जो इस मोशन को अपोज करेगा, उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसे क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा, तो 100% स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे होता है, ज्यादा होता है। व्हाई, बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग नहीं होती। कैसे इंटरलॉकिंग नहीं होती, सपोज ये पेन है, ये दूसरी पेन है। अब देखो ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है। तो मूव हो रहा है तो लॉकिंग के लिए टाइम मिलेगा क्या, नहीं। इंटरलॉकिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मतलब अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग होती है क्या हील्स और वैलीज की, नहीं। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे होता है,
कम होता है। कैसे होता है? कम होता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना होगा? सपोज 5 न्यूटन, कांस्टेंट 5 न्यूटन। अब अगर आप उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो मोशन होगी 5 न्यूटन फोर्स की वजह से, बिकॉज ये 5 और इसका 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल होती है, रोलिंग मोशन हमने पढ़ा था। ठीक है, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन जो लीनियर मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन पे, उसको लीनियर मोशन कहते हैं। और एक होता है गोल घूमना, जैसे फैन यहीं पर गोल घूम रहा है, तो ये होगा रोटेशनल मोशन। लेकिन जो चाक होता है ना, व्हील, गाड़ी का व्हील, वो गोल घूमते हुए क्या होता है? आगे आगे बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन सबसे कम होता है बच्चों, सबसे रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। वाई? देख लो बच्चों, सपोज आपका बड़ा सा लगेज है, उस लगेज को आपको पुश करना है, उसको स्लाइड करना बहुत हार्ड जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको चाक बिठा दिए, व्हील्स बिठा दिए नीचे, जैसे कि आजकल का फैशन है बच्चों, वो सूटकेस होते हैं ना, उसको नीचे व्हील्स होते हैं, ऐसे पकड़ के खींच के लेके जाने का, तो ज्यादा परेशानी होती है क्या उसमें? नहीं। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो ये 3 टाइप आज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम? नंबर 1 हेडिंग लगाओ। फर्स्ट हेडिंग इज नंबर 1 हेडिंग इज स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखो, हेडिंग लगाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट दैट प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन डेफिनेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन is force between two surface in contact। अब देख लो, ये टाइप है किसका? कॉन्टैक्ट फोर्स का। टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, क्या कह रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट दैट प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मोशन। दैट prevent stationary object to start motion is called उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक चीज याद रखो बच्चों, कोई भी रुकी हुई बॉडी, उसमें अगर आपको मोशन लाना है तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है? ये सरफेस है, इस पे दूसरा सरफेस रखा हुआ है। अभी 2-3 मिनट पहले मैंने आपको बताया, ये सरफेस भले ही आपको प्लेन लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है बच्चों? हील्स एंड वैलीज। क्या है? हील्स एंड वैलीज। तो एक सरफेस को अगर आप दूसरे सरफेस पे रखोगे तो हील्स एंड वैलीज इंटरलॉक हो जाएंगे। अब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा जो मोशन स्टार्ट होने को अपोज करेगा। और ये तो कोई भी समझता है, एक बार मोशन स्टार्ट हो गई तो स्टार्टिंग मोशन के बाद उसको ढकलना बहुत इजी जाता है, लेकिन स्टार्ट होने में ही देर लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट दैट प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट द मोशन। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन स्टार्ट करने के लिए जो भी फोर्स अपोज कर रहा है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। या सेकंड लैंग्वेज में ऐसे भी कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज फोर्स exerted मतलब अप्लाइड, exerted on stationary object। स्टैटिक फ्रिक्शन इज, क्या कह रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लिखो, कॉपी पेन निकाल के, चलते रहनी चाहिए, हाथ चलते रहने चाहिए अपने। फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग, विच प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग। मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने से प्रिवेंट कर रहा है। अब कौन प्रिवेंट कर रहा है? जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आप रखोगे तो भले ही आपको ये सरफेस स्मूथ लग रहा है, प्लेन लग रहा है, लेकिन ये प्लेन है क्या? नहीं, इसमें वैलीज और हील्स है। तो एक सरफेस के वैलीज और हील्स दूसरे सरफेस के वैलीज और हील्स में इंटरलॉक हो जाएंगे, जिस वजह से अगर हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव कराने की कोशिश करेंगे तो उसको अपोज करेगा। जो भी अपोजिशन होगा उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है? मोशन को स्टार्ट
स्टार्ट नहीं होने देना। क्या होता है? मोशन को स्टार्ट नहीं होने देना। ठीक है, अब क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों, समझना जरूरी है। द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ रहे हो? डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन करने की आप कोशिश कर रहे हो, ये अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ रहे हो? ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया? डेफिनेशन हो गई किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इसका मीनिंग क्या होता है पहले हम लिख लेंगे। क्या कहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस इफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस। स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस इफ, ये इंक्रीजेस का सिंबल है बच्चों, इफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस। अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेस इफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस। मतलब क्या होगा बच्चों? देख लो, सपोज इमेजिन करो ये सरफेस है, इमेजिन करो ये सरफेस है, बहुत बड़ा सा बॉक्स है। ओके, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, सपोज 100 किलोग्राम का। कितना? 100 किलोग्राम का। अब एक पर्सन आया, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स क्या कर रहा है? इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो इतना ही यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना होगा? 10 न्यूटन। कितना होगा? 10 न्यूटन। अब दोनों जनों मिलके इसको पुश कर रहे हैं। तो अब इसका 10 न्यूटन, इसका 10 न्यूटन, कितना होगा? 20 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अब बढ़ गया, अब कितना होगा? 20 न्यूटन। कितना होगा? 20 न्यूटन। अब तीन आ गए, तीन, तो टोटल अप्लाइड फोर्स कितना होगा? 30 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो गया? 30 न्यूटन। तो इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के हिसाब से बदल सकता है। ओके, और एडजस्ट करेगा और रोकने की कोशिश करेगा। अब 10 जन मिलके इसको ढकड़ रहे हैं, तो 100 न्यूटन फोर्स हो गया, तो अब इतना हो सकता है क्या? वो नहीं, अब वो आगे पुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में एक एबिलिटी होती है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आप कितना फोर्स लगा रहे हो इस हिसाब से वो एडजस्ट होगा। अब देखो, 10 जन मिलके इसको ढकड़ रहे हैं, तो ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्टेशनरी फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? स्टेशनरी फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, मतलब 100 न्यूटन तक वो अवॉइड कर सकता है मोशन। अब 11वां बंदा आ गया, तो अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा? 110 न्यूटन। अब 110 न्यूटन को ये रुका सकता है क्या? नहीं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम, नहीं रुका सकता, मोशन आ जाएगी। तो 100 न्यूटन क्या हो गया? 100 न्यूटन क्या हो गया उसका? स्टेशनरी फ्रिक्शन। क्या हो गया? स्टेशनरी फ्रिक्शन। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रिक्शन। ठीक है, द मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स वो बियर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ रहे हो? द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? स्टेशनरी फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? स्टेशनरी फ्रिक्शन। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टेशनरी फ्रिक्शन। इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट मस्ट बी ओवरकम टू स्टार्ट द मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज amount of force, it is amount of force, किसको कहेंगे? it is amount of force that must overcome to start the motion, that must overcome to start the motion, समझ रहे हो? किसे कहेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट मस्ट ओवरकम टू स्टार्ट द मोशन। मतलब अगर आपने इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया, तो अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100 न्यूटन। तो जैसे ही आपने 110 न्यूटन लगाया, तो ये 100 न्यूटन और ये 100 न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बॉडी आगे मूव होगी, कितने? 10 न्यूटन फोर्स से। तो इसका मैक्सिमम फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। मतलब 100 न्यूटन फोर्स अगर लगाओगे तो इसकी स्टेशनरी स्टेट या रुकी हुई स्टेट चेंज हो सकती है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी फ्रिक्शन। तो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए मैक्सिमम उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा,
उसको कहा जाता है स्टेशनरी फ्रिक्शन। स्टेशनरी फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टेशनरी फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या चीजें पता चली हमें? स्टेशनरी फ्रिक्शन अपोजिट मोशन में होता है, स्टेशनरी फ्रिक्शन एडजस्ट होता है, अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा दोगे तो स्टेशनरी फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, बॉडी का मोशन स्टार्ट कर दिया, तो बॉडी का मोशन जैसे ही स्टार्ट हो गया तो अब क्या हो जाता है, स्टेशनरी जो फ्रिक्शन है वो चेंज हो जाता है। सपोज ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी, उसका जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया, अब मोशन स्टार्ट होने के बाद फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, और अब जो फ्रिक्शन आता है मोशन स्टार्ट होने के बाद उसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो नंबर 2 हेडिंग लगाओ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, देख लो, द फोर्स दैट अपोजिट मूवमेंट ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। द फोर्स लिखो, द फोर्स दैट अपोज, द फोर्स दैट अपोज मूवमेंट ऑफ two surface in contact, two surface in contact, the force that oppose movement of two surface in contact and are sliding over each other, and are sliding over each other is called, उसको क्या कहा जाता है, is called sliding friction। उसको क्या कहा जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, द फोर्स दैट अपोज मूवमेंट ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब मोशन को जो अपोज कर रहा है, अभी दो ऑब्जेक्ट में का एक ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो एक ऑब्जेक्ट अब मोशन को जो अपोज कर रहा है उसको क्या कहा जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिकली समझाता हूं। सपोज एक सरफेस है, उस पे ये दूसरा सरफेस है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, ये जो सरफेस है ये 100 न्यूटन फोर्स लगाने पर इसकी मोशन जस्ट स्टार्ट होती है, तो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 100 न्यूटन। तो हमने क्या किया, ये लॉकिंग हो गई, हिल्स एंड वैलीज की लॉकिंग हो गई। अब हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, यहां पर देखते चलो, 50 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट है। अब हमने 90 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट है। अब हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी जस्ट स्टार्ट हुई, जस्ट स्टार्ट हुई। तो बॉडी जस्ट स्टार्ट हुई 100 न्यूटन पे, मतलब ये है स्टेशनरी फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टेशनरी फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बाय विच द बॉडी कैन जस्ट स्टार्ट द मोशन, उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फ्रिक्शन। अब हमने क्या किया, 110 न्यूटन फोर्स लगाया, तो बॉडी में मोशन स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गई, अब क्या होगा बच्चों, इसके हील्स और इसके वैलीज, या इसके हील्स वैलीज, इसके हील्स वैलीज एक दूसरे से लॉक नहीं हो सकते। तो अब लॉकिंग नहीं होगी, मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन तो होगा, फ्रिक्शन तो होगा, लेकिन इतना होगा क्या, नहीं, इससे कुछ कम होगा। सपोज कितना, 30 न्यूटन है, तो इस 30 न्यूटन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब एक बॉडी अब दूसरे बॉडी पे स्लाइड हो रही है, अब उस स्लाइडिंग को कुछ फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट ऑन मोशन। देखो अब, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है, जब मोशन स्टार्ट होती है, द फोर्स एक्सर्टेड, the force exerted मतलब applied, the force exerted on object in motion, which oppose the motion, is called as उसको क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब अब मोशन स्टार्ट हो गई, मोशन स्टार्ट हो गई, तो एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, जो फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, मोशन को अपोज करेगा। लेकिन अब दो ऑब्जेक्ट मोशन में, इसलिए हील्स एंड वैलीज में इंटरलॉकिंग हो सकती है क्या, नहीं। इस वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, लिख लिया बच्चों आपने, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन जो था वो इंटरलॉकिंग की वजह से था, और इंटरलॉकिंग मतलब बहुत ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, या फिर मोशन को अपोजिशन ज्यादा होगा, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे होता है, ज्यादा होता है। ओके, अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, sliding friction cannot change the value, yeah, cannot change the magnitude like static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपनी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। इससे क्या होगा सर, देख लो, सपोज ये बॉडी है, सेम बॉडी,
ओके, जिसका स्टेशनरी फ्रिक्शन कितना था 100 न्यूटन। हमने क्या लगाया, 30 न्यूटन फोर्स लगाया, तब फ्रिक्शनल फोर्स कितना था 30 न्यूटन, कौन सा, स्टैटिक। अब हमने 40 किया तो ये भी 40 हो गया, अब हमने 80 किया तो ये भी 80 हो गया, अब हमने 100 किया तो ये भी 100 हो गया। तो 100 को जस्ट मोशन स्टार्ट हो रही है तो इसको हमने क्या कहा, स्टेशनरी फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकती है, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की चेंज नहीं हो सकती। इमेजिन करो अब इसकी मोशन स्टार्ट हो गई और इसको जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो है 15 न्यूटन का, कितना, 15 न्यूटन का। अब आप क्या कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो। अब आपने क्या किया, 200 न्यूटन लगाया, तो बॉडी की मोशन बढ़ जाएगी, मतलब वो स्पीड में आ जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। अब आपने क्या किया, 300 न्यूटन लगाया, कितना लगाया, 300 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन बढ़ सकता है क्या, नहीं। तो अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट्स मैग्नीट्यूड, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज आल्सो द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सिमिलर टू द static friction. The direction of sliding friction, the direction of sliding friction, sliding friction की direction, the direction of sliding friction is opposite to the direction of motion. जो मोशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। कैसे होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, दो मेजर डिफरेंस कौन कौन से हैं स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन हील्स एंड वैलीज, और दूसरी चीज स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ सकती है, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो मोशन बढ़ जाएगी, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, वो कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रहा हूं, आप लिखो सब, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दिस इज बिकॉज, लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन is greater than sliding friction, static friction is greater than sliding friction. This is because, लिखो, this is because, इसका रीजन क्या होता है देख लो, this is because it takes place more force to break two surface, it takes more force to break interlocking between, it takes more force to break interlocking between heels and valleys of two surface, then to keep the body's sliding which are already in motion, देखो समझने की कोशिश करो बच्चों, क्या होता है, ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ये दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरलॉक है। अब इस पे आप फोर्स लगाओगे, इसको अगर मोशन में लाना है तो आपको ये इंटरलॉकिंग ब्रेक करनी पड़ेगी। इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा, तो इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो बॉडीज है, एक बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो अब उसको हमें सिर्फ मोशन में रखना है, तो इंटरलॉकिंग होगी क्या, नहीं, मतलब लॉकिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा ना, ये बॉडी रुक थोड़ी रही है, ये मोशन में है, तो अगर ये मोशन में होगी तो लॉकिंग होगी क्या अंदर, नहीं, तो मूविंग बॉडी लॉक नहीं होगी, अगर लॉक हो गई तो वो रुक जाएगी ना। तो इस वजह से जो बॉडी मोशन में है उसे टाइम नहीं मिलता इंटरलॉकिंग के लिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको इंटरलॉकिंग ब्रेक करना होता है, और इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे होता है, ज्यादा होता है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड का होता है। लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो आपको सिर्फ उसको मोशन में रखना है, वहां पर भी अपोजिशन होगा लेकिन इतना होगा क्या, नहीं। तो अगर बॉडी मोशन में है तो इंटरलॉकिंग नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज इन मोशन ना, तो इंटरलॉकिंग नहीं हो सकती, तो हो गई सर, तो हो गई, तो वो लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी बॉडी। तो अगर बॉडी रुक गई तो दैट इज नॉट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो बॉडी अगर मोशन में है और उसको सिर्फ मोशन में रखना है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, कम है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स कम कहाँ का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, और स्टैटिक फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है, ज्यादा होता है। देखो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। दिस इज बिकॉज इट टेक्स मोर फोर्स टू ब्रेक इंटरलॉकिंग। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको इंटरलॉकिंग ब्रेक करना होता है, इसलिए फोर्स ज्यादा लगेगा हिल्स एंड वैलीज टू द सरफेस देन, किससे ज्यादा, टू कीप द बॉडी इन मोशन, स्लाइडिंग मोशन में रखने के लिए इजी है, और ये भी है कि ऑलरेडी मोशन में हो, ऑलरेडी बॉडी जो मोशन में, उसको मोशन में रखने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ एक चीज याद रखो बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब हमें क्या करना होता है, इंटरलॉकिंग ब्रेक करनी होती है, एक सरफेस के वैलीज और हील्स में और दूसरे सरफेस के वैलीज और हील्स में की इंटरलॉकिंग ब्रेक करनी होती है, और इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली फोर्स कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। अब फाइनली हम आ जाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे। कौन से फ्रिक्शन पे, रोलिंग फ्रिक्शन पे, हेडिंग लगाओ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, पहले रोलिंग का मीनिंग समझ लो। रोलिंग, रोलिंग क्या होता है बच्चों, रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल, रोटेशनल प्लस लीनियर, रोटेशनल प्लस लीनियर। रोटेशनल मतलब इसको कहते हैं स्पिन, स्पिन मतलब अपने अराउंड घूमना, लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल समझ लो बच्चों। ट्रांसलेशनल मतलब अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनल। फैन, फैन इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन, रोटेशनल मोशन, एक ही जगह पर वो घूम रहा है। और बॉडी मूविंग ऑन रोड या बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है तो वो कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन है, एक ही जगह पे घूम रही है, रोटेशनल मोशन। लेकिन लेकिन सपोज एक व्हील है, एक चाक है बच्चों, गाड़ी का चाक है, वो गाड़ी का चाक कैसे मूव होता है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड बाय रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ, ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा वो, तो घूम रहा है मतलब रोटेशनल, आगे जा रहा है मतलब लीनियर, तो दोनों हो गए, इसे कहते हैं रोलिंग। इसे क्या कहते हैं, रोलिंग। क्या कहते हैं, रोलिंग। तो एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पर रोल होती है तो जब उसको मोशन में अपोजिशन होगा उसे कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द अदर, व्हेन when one body when one body rolls over the other, over the other, when one body rolls over the other, समझ रहे हो ना, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल हो रही है, इसे घूमते घूमते जा रही है। when one body rolls over the other then opposition to motion, then opposition then opposition to motion is called, then opposition to motion इज कॉल्ड रोलिंग मोशन, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो, इसको क्या कहा जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल हो रही है तो वहां पर जो कुछ भी मोशन को अपोज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रोलिंग मोशन। अब इमेजिन करो एक लगेज है बच्चों, एक लगेज है, एक सूटकेस है बहुत बड़ा। अब इसको ऐसे ढकलना बहुत मुश्किल है बच्चों, इट इज वेरी हार्ड टू पुश लाइक दिस। लेकिन अब हमने क्या किया, इसी लगेज को क्या किया हमने, कुछ व्हील्स बिठा दिए, यहाँ पर चाक बिठा दिए, ऐसे व्हील्स बिठा दिए। अब अगर आपको इसको पुश करोगे, इट इज वेरी इजी टू पुश दिस लगेज, इस लगेज को पुश करना बहुत इजी होगा। व्हाई, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी लेस। सबसे कम कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो बॉल बेयरिंग यूज करते हैं, बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग समझते हो, वो गाड़े वगैरह बनाते हैं देखो बच्चों, ठीक है। बॉल बेरिंग मतलब चाक होता है, एक चाक बिठा देते हैं नीचे उसके, ये बेरिंग बिठा देते हैं, इस वजह से क्या हो जाती है, मोशन आसान हो जाती है। ओके, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसको ढकलना बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप उसको नीचे व्हील्स बिठा दो, इस व्हील्स को क्या कहा जाता है, बॉल बेरिंग। अगर बॉल बेरिंग आप बिठा दोगे तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसलिए इसलिए उसको बॉल बेरिंग बिठा देते हैं। ठीक है, अब लगेज मूव कराना इजी है अगर आप उसको बॉल बेरिंग बिठा दोगे। ठीक है, इट इज इजी टू मूव बुक यूजिंग, ओके चलो ठीक है। अब एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों, ठीक है, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस। ओके, इमेजिन करो क्या है, एक टेबल है बच्चों, सपोज वन टेबल इज देयर, सिंपल वन टेबल इज देयर, ओके, एंड सेम आइडेंटिकल टेबल इज देयर। ओके, अब हमने क्या किया, यहां पर एक बुक रखा, दिस इज द बुक। अब इस बुक को अगर आप मूव कराने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर क्या काम करेगा, पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, मतलब बुक की मोशन जस्ट स्टार्ट होने तक कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक मोशन। तो पहले बुक को मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर बुक मोशन में आ गई तो उसको मोशन में रखने के लिए कम फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो तब कौन सा फोर्स काम करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स काम करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन इसके बजाय आपने क्या किया, कुछ
पेन, पेन समझते हो, ऐसे ऐसे पेन रख दिए हमने और इसके ऊपर हमने बुक रखी है, समझ रहे हो, मतलब क्या किया हमने, ऐसे पेन रख दिए, ऐसे पेन रख दिए, दीज आर द पेन ऑन द सरफेस, अब इस पे बुक रखी, अब इस बुक को मूव कराना बहुत इजी होगा बच्चों, देख लो देख लो देख लो देख लो, बिकॉज बॉडी को रोल करना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर पेन रख दी हमने और वो बुक को मूव करा रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि बुक की जब यहाँ पर बुक रखी हुई थी तो बुक की मोशन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा। अब एक बार बुक मोशन में आ गई तो उसको मोशन में रखने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ा, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम। लेकिन सबसे इजी क्या था, अगर आपने नीचे पेन डाल दिए, पेन पेन विच इज सिमिलर टू बॉल बेरिंग या चाक, ओके, तो उसको मूव कराना बहुत इजी था, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम था। तो आज के जो लेक्चर है उसका मोरल क्या निकला बच्चों, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, समझ रहे हो, सबसे कम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक चीज याद रखो, ये वेरिएबल है, बदल सकता है, अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे ये भी बढ़ जाएगा, और मैक्सिमम जितना आप लगा सकते हो उसको कहते हैं स्टेशनरी फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, स्टेशनरी फ्रिक्शन, मतलब इस फ्रिक्शन की वजह से आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी की मोशन बढ़ जाएगी, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन भी कैसे होता है, कांस्टेंट होता है और सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 3 फ्रिक्शन कवर किए बच्चों, कौन कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। मेरी हेल्थ थोड़ी सी खराब है बच्चों, इसलिए इस लेक्चर को हमने 40 मिनट तक ही सीमित रखा। देखते हैं जैसे ही फिट हो जाऊंगा बड़े बड़े लेक्चर्स आएंगे और आएंगे, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।